placed before the House, I would request the members to consider and support the bill. Thank you, sir. माननीय सदस्य श्री निशिकांत दुबे। मैं इस जगह से बोलने की इजाज़त चाहता हूँ उपाध्यक्ष महोदय। ठीक है, धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। बड़े खुशी की बात है कि 6-7 महीने के बाद हम लोगों को पार्लियामेंट में कुछ बोलने का मौका मिला। आपकी वजह से पार्लियामेंट में 545 सदस्य और मेरा नंबर 545 है, और पार्टी ने यदि मुझे बोलने के लिए पहला खड़ा किया, क्योंकि जब जब पार्लियामेंट का लॉकजाम होता है तो संजोग ये है कि जब जेपीसी में लॉकजाम हुआ तो मैं ही पार्टी की तरफ से पहला स्पीकर था जब ये लॉकजाम टूटा। पिछली बार एफडीआई के बारे में जब रुका था पार्लियामेंट, मैं ही पहला स्पीकर था जब बोला, और आज तीसरी बार जब ये टूटा है गतिरोध तो मैं ही पहला स्पीकर हूँ जो बोल रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी मेरी पार्टी ये बताना चाहती है, अरे बोलने दीजिए, और मेरी नेता माननीय सुषमा स्वराज जी ये बताना चाहती हैं कि इस पार्लियामेंट में जो आगे लोग बैठे हुए हैं उनको पीछे वाले की बात सुननी चाहिए। जिनके पास अधिकार है, जो पावर में है, उनको गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, सबों की बात सुननी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी के सारे रिकमेंडेशन इन्होंने मान लिए हैं, इसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है। लेकिन पार्लियामेंट किस ढंग से फंक्शन करता है ये देश के लिए दिखाने वाली भी बात है कि हम सभी मुद्दे पर केवल लड़ाई ही नहीं करते हैं, हम लोग एक साथ भी हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ता है पक्ष और विपक्ष मिलकर उस कदम को बढ़ाते हैं, यही इसको दिखाता है। आज देश के हालात कैसे, माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हुए हैं, एफडीआई पर इतना बड़ा हंगामा हुआ है। एफडीआई रोका जा सकता था क्योंकि कई एक लेजिस्लेशन है, जैसे ये लेजिस्लेशन है, एफएटीएफ के हम मेंबर हो गए हैं 180 कंट्री के साथ, इस लेजिस्लेशन को पास कराने की आवश्यकता थी, पहले इसको हम ले सकते थे। पेंशन बिल आपका रुका पड़ा है, इंश्योरेंस बिल आपका रुका पड़ा है, आपका डायरेक्ट टैक्स कोड हमारी कमेटी ने दे रखा है, कॉर्पोरेट अफेयर्स का बिल, कॉर्पोरेट बिल आपके पास पेंडिंग पड़ा हुआ है। लेकिन ये सब को छोड़कर हम एफडीआई में अपना जाया करते रहे वक्त। और देश के हालात क्या हैं? देश के हालात ये हैं कि फिस्कल डेफिसिट इतना बड़ा हो गया है, मैं आऊँगा उसके ऊपर, 2 मिनट आपको सुनना पड़ेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट के हालत क्या हैं, फिस्कल डेफिसिट के हालत क्या हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ जा रहा है, इन्वेस्टमेंट का क्या हालत है, इन्फ्लेशन का क्या हालत है, और इसके बाद जो देश के हालात आप कर रहे हैं इसकी क्या स्थिति होगी, इसके बारे में आपको बताना चाहिए। अभी आपने बड़े विस्तार से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में कहा, एफएटीएफ के बारे में कहा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण लेजिस्लेशन दिए, जिसको बार बार आप कहते हैं कि लेजिस्लेशन हम विकास के आगे बढ़ा रहे हैं, आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं। 2003 में ये अमेंडमेंट पास हो गया, 2005 में आपने लागू किया। और हालात ये है कि हमारी जो पार्लियामेंट है, ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट चूंकि पहला है और बड़ा सही समय है कि इसको हमने लिया है, इस हालात में पार्लियामेंट के हालत और पॉलिटिशियन के हालत खराब होते जा रहे हैं। इसके बारे में सरकार को सोचने की आवश्यकता है। बाहर बैठा कोई आदमी एक आरोप लगा रहा है इस देश के बड़े बिजनेसमैन के ऊपर कि उसका स्विस बैंक में अकाउंट है, क्योंकि इसका पीएमएलए से ही लेना देना है। इस हाउस की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि उसके फॉरेन बैंक के अकाउंट है, और ना पार्लियामेंट कुछ बोल रही है, ना वित्त मंत्री होने के नाते आप बोल रहे हैं, ना वो उन लोगों के ऊपर जिनके ऊपर आरोप है वो बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये मैसेज जाता है कि ये पार्लियामेंट, ये पॉलिटिशियन, ये मंत्री सभी मिलकर, ब्यूरोक्रेट सभी मिलकर जो है कल्प्रिट को बचाना चाहते हैं, और मनी कहीं भी चला जाए, ब्लैक मनी कहीं भी चला जाए, उससे इस देश को मतलब नहीं है। इसके बारे में आपको जवाब देना चाहिए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग 545 के 545 जो है जोकर की तरह देश के बाहर नजर आएंगे, कोई हमारे ऊपर ध्यान नहीं देगा। इसके लिए हम लोग खुद जिम्मेवार हैं। तो वित्त मंत्री जी अपना जवाब देते हुए उसके बारे में भी यदि आप क्लैरिफिकेशन करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। एफएटीएफ क्या कह रहा है? एफएटीएफ ने अपना जो सेक्शन 5, 6, 7, 8 उसके बारे में बड़ा स्पेसिफिक है। वो एफएटीएफ के 40 रिकमेंडेशन है और 9 उन्होंने बाद में जोड़े हैं।
96 में 40 रिकमेंडेशन थे उसके और 9 उसके बाद में जोड़े हैं। उसका रिकमेंडेशन क्या है? उसके रिकमेंडेशन आज जो देश के हालात हैं, देश के हालात इसलिए हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क किसी के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है। एक माले जैसी कंट्री आपको आंख दिखा रही है, आपकी कंपनी को करिए जाओ बाहर चले जाओ। नेपाल से काउंटरफीट करेंसी आ रही है, नेपाल से टेररिज्म आ रहा है, बगल में पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, म्यांमार में क्या हो रहा है, चाइना से क्या हो रहा है। यदि इसको देखेंगे तो इसके लिए ये जो पीएमएलए कानून जो हम अमेंड करने जा रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट उसका 5, 6, 7, 8 का सेक्शन है जिसके आधार पर कि ये आवश्यकता पड़ी और हम लोग इसको अमेंड करने जा रहे हैं। ये क्या कर रहा है? कैटेगरीज क्या क्या बांटा है एफएटीएफ ने बांटा है कि जो टेररिस्ट और क्रिमिनल एक्टिविटी चल रही है उसके ऊपर कहीं ना कहीं लगाम लगेगा। मैं ये कह रहा हूं कि आपने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट बनाया है, एनफोर्समेंट बनाया है, दोनों चीजें आज भी लागू हैं। 2005 से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट FIU में आप एक ज्वाइंट सेक्रेटरी को अपॉइंट कर देते हैं। अपॉइंटमेंट करने के बाद 7 साल में उन्होंने कितने केसेस हैंडल किए हैं, कितना उससे बेनिफिट हुआ है, कितना ब्लैक मनी हम रोक पाए हैं, कितनी मनी लॉन्ड्रिंग हो पाई है। और एनफोर्समेंट में क्या पावर है? आप जिस तरह के कानून बनाने का, हमने तो स्टैंडिंग कमेटी में इसको रोकने का प्रयास किया। आपने सबसे पहला रिकमेंडेशन ये दिया था कि जो बाहर का कानून है वो बाहर का कानून हिंदुस्तान में लागू नहीं होगा। और हमारे यहाँ इस तरह का हो चुका है। वारेन एंडरसन जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी वाले और क्वात्रोची भाग चुके हैं, आपको पता है। आपने कहा कि DTA में जो आप जो साइन करेंगे पैक्ट को वो इंडियन कोर्ट पर लागू नहीं होगा। हमने स्टैंडिंग कमेटी में उसको एबॉलिश किया और आपने उसको माना है, खुशी माना है। लेकिन जो लोग ड्राफ्ट कर रहे हैं वो किस तरह की मौकरी कर रहे हैं? आज कश्मीर के हालात क्या है? कश्मीर में जो टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ रही है उसके हालात क्या है? तो मेरा ये कहना है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है FIU और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वो क्या कर रहा है? एक्सिस मैक्स का डील का जो एक्सिस का मलेशिया का डील चल रहा है, कह रहे हैं कि लेटर ऑफ रेट्रोगेटरी हमने भेज दिया है, उसका जवाब आएगा। 2G में आपको पता है कि मॉरिशस में आपने LOR भेज दिया दूसरे कंट्री के साथ, वहां से कितने जवाब आपके पास आ पाए हैं। तो इसका उदाहरण जो है, इसके लिए आपके पास क्या योजना है मुझे नहीं समझ में आता है। और PMLA जो कानून आप चेंज कर रहे हैं उसमें भी इसकी कोई व्याख्या मुझे नहीं दिखाई देती है। दूसरा है कि ट्रैफिकिंग ह्यूमन बीइंग का ट्रैफिकिंग होता है। आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में यहाँ की लड़कियां जाती हैं और ये पैलेरोमे कन्वेंशन है जिसके ऊपर की FATF बना था, वियना कन्वेंशन है जिसके ऊपर की ये FATF बना है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो इंटर कंट्रीज का बना है, उसके पीछे पैलेरोमे एग्रीमेंट और वियना कन्वेंशन दोनों है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ह्यूमन बीइंग और चाइल्ड, ये जो 2 ट्रैफिकिंग हो रहा है, इसके बारे में PMLA कानून में आप कहां से संशोधन कर रहे हैं? क्योंकि ये सारे रिकमेंडेशन FATF के हैं। इसके बाद जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है विद इन कंट्री एंड आउटसाइड कंट्री, आपको पता है रूस से यहाँ महिलाएं आती हैं, चीजें आती हैं, इसका PMLA कानून में किस तरह का जिक्र है। इसके बाद जो ड्रग्स है, ड्रग्स और आर्म्स डीलर है, कई एक जगह हमेशा ये देखा जाता है जितने डिफेंस डील होते हैं, अभी भी एक डील के बारे में लगातार अखबार इस तरह की बोलते रहे हैं, इसके बारे में आज तक क्या क्या एक्शन हुआ? एनफोर्समेंट ने क्या एक्शन किया है? FIU ने क्या एक्शन किया है? ड्रग्स जो है, ड्रग्स के लिए भी ये पूरा जो बर्मा और पूरा जो कश्मीर का एरिया है, पूरा जो चाइना का एरिया है, वो ड्रग्स के लिए पूरा बॉर्डर खुला हुआ है। नेपाल का पूरा बॉर्डर खुला हुआ है, बांग्लादेश का बॉर्डर खुला हुआ है। हम खुद ही इससे परेशान रहते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से हम भी परेशान हैं। पूरी की पूरी डेमोग्राफी चेंज हो रही है। UID कार्ड आप बना रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन UID कार्ड के आधार पर आप किस तरह से इलीगल इमिग्रेंट को यहाँ माइग्रेशन दे रहे हैं, उनको रेसिडेंट बना रहे हैं, उनको सिटीजन बना रहे हैं, इसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। और इसके बारे में कौन सा कानून है? FATF के ये रिकमेंडेशन है। इसके बाद जो स्टोलन गुड्स हैं, चोरी के सामान यहाँ आते हैं, ये कई एक बार जो है यहाँ आप ही के डिपार्टमेंट ने पकड़े हैं गाड़ियों को। बड़े बड़े लोग हैं, जैसे अमीर लोग हैं, वो पुरानी चोरी की हुई गाड़ी, कोई अमेरिका से चोरी हो रहा है गाड़ी, कहीं नेपाल के रास्ते गाड़ी आ रहा है, कहीं चाइना के रास्ते गाड़ी आ रहा है, या जो जेम्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरीज का जो धंधा है, इसके बारे में भी ये कानून मौन है। इसके बाद करप्शन एंड ब्राइबरी। करप्शन एंड ब्राइबरी एक ऐसी चीज है, मैंने अभी जैसे डिफेंस डील की बात कही,
हमारे देश में ये एक मैसेज जा रहा है कि छोटे से बड़ा, तहसीलदार से लेकर रोजगार सेवक से लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उससे लेकर मंत्री, मुख्यमंत्री, जितने लोग हैं वो सभी ब्राइबरी के ऊपर हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ब्राइबरी और करप्शन के ऊपर किस तरह की सजा हो सकती, कैसे सजा के प्रावधान किए जा सकते हैं, कैसे इन चीजों को रोका जा सकता है। मुझे लगता है कि ये भी अमेंडमेंट कहीं न कहीं उसके बारे में चूक गया है। इसके बाद पायरेसी है। पायरेसी एक बहुत बड़ा है। यदि यहाँ के फिल्म प्रोड्यूसर हैं तो पता चलता है कि बाहर का ही गाना मंगा लिए, पता चलेगा कहीं भी कि वो जो है फिल्म किसी दूसरे देश में पहले से सुपरहिट फिल्म थी, वो यहाँ चली आई, या यहाँ फिल्म रिलीज नहीं होती है और बाहर में फिल्म रिलीज हो जाती है। तो इस तरह की जो पायरेसी है, उस पायरेसी के बारे में भी ये कानून रुका हुआ है। इसके बाद एक्सटॉर्शन और इनसाइडर ट्रेडिंग, ये एक बहुत बड़ा विषय है। अभी आपने अमेरिका का एक उदाहरण देखा कि इनसाइडर ट्रेडिंग में बड़ा से बड़ा जो एग्जीक्यूटिव है उसको किस तरह से जेल देने की बात आ गई। लेकिन हमने इस कानून में जो है कोई भी प्रोविजन नहीं किया है। और कहां से पैसे आ रहे हैं, कहां पैसे जाने वाले हैं। ट्रस्ट के बारे में इस कानून में कुछ नहीं है। अभी जिस तरह से न्यूक्लियर आंदोलन हुआ, जो पावर प्लांट आ रहा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट आ रहा है, प्रधानमंत्री का खुद का बयान था कि बाहर की जो एजेंसियां हैं वो न्यूक्लियर यहां सेटअप नहीं हो, पावर प्लांट सेटअप नहीं हो, इस तरह से एनजीओ की फंडिंग होगी या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो है फंडिंग हो रही है। उसके बारे में पीएमएलए कानून क्या कह रहा है। दूसरा, लॉयर्स के बारे में मैं देख रहा हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसमें लॉयर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। आप खुद ही लॉयर हैं, कपिल सिब्बल जी लॉयर हैं, के एंटोनी जी लॉयर हैं, वीरप्पा मोइली जी लॉयर हैं, जिसको देखते हैं सबके इसमें बड़े बड़े वकील आप लोग जो है इस देश को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये जो करप्शन है, ये लॉयर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, प्रोफेशनल्स हैं। चाहे विद इन कंट्री फ्रॉड हो रहा है, सत्यम जैसे फ्रॉड हो रहे हो, चाहे बाहर के फ्रॉड हो रहे हो, चाहे किसी तरह का कर रहा हो, उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा अटैक करने की बात कर रहा था एफएटीएफ, उसके बारे में भी आप मौन हैं। तो मेरा ये कहना है कि लॉयर्स के बारे में आपकी क्या सोच है, सीए के बारे में क्या सोच है, इस तरह की चीजें, दुर्घटना कभी घटित नहीं हो, इसके बारे में आपको बताना चाहिए था। इसके बाद जो बिल था, उस बिल में 2-3 चीजें ऐसी थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। बिल में जो दिखाई पड़ा कि अब आपने एफआईयू बना दिया, आपने एनफोर्समेंट बना दिया। आपको पता है कि पीएन नोट्स के बारे में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने एक बार क्वेश्चन रेज किया, और जब नारायणन साहब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, वो पीएन नोट्स के बारे में हमेशा कहते थे, इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में हमेशा कहते थे, सेबी के रूल्स के बारे में हमेशा कहते थे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि 4-5 साल से आप पार्लियामेंट को यह जानकारी दें कि आपने पीएन नोट्स के बारे में, या जो शेयर मार्केट में जो बाहर से पैसा आ रहा है, टेररिस्ट का पैसा आ रहा है, ड्रग्स का पैसा आ रहा है, ट्रैफिकिंग का पैसा आ रहा है, या ब्लैक मनी जो है जनरेट हो रही है, या राउंड ट्रिपिंग हो रही है मनी की, चाहे मॉरिशस रूट के माध्यम से हो, चाहे टैक्स हेवन से हो, इसके बारे में सेबी का, एफआईयू का, ईडी का, एनफोर्समेंट का, आपका जो डायरेक्टर रेवेन्यू इंटेलिजेंस है उसका, या सीबीडीटी की जो आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, क्या इसके बारे में आपने कोई मीटिंग बुलाई है या कोई एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया है जिसके कारण कि इसको रोकने का कहीं ना कहीं प्रयास हो। और मैं देखता हूं कि ये दिन प्रतिदिन जो है ये सारी चीजें जो है बढ़ती जा रही हैं। इसके बारे में आपने क्या अभी तक एक्शन लिया है? आरबीआई का, सेबी का और आपके मंत्रालय का किस तरह से एक गठबंधन मैकेनिज्म चलाए, क्योंकि हमारी रिकमेंडेशन है ये। उसके बाद आपने 6-7 महीने में क्या एक्शन लिया है, इसके बारे में भी आपको पार्लियामेंट में बताना चाहिए। एक जो ऑर्डिनरी बैंक कस्टमर्स के बारे में आपने एक लॉ बनाया, और उस लॉ में आपने कहा कि यह प्रूफ करेगा बैंक मैनेजर कि जो वहां खाता खोल रहे हैं, जो पैसा रख रहे हैं, जो जेवर गहने ये सब रख रहे हैं, वो टेररिस्ट एक्टिविटी के हैं कि नहीं, आर्म्स के हैं कि नहीं, ये बैंक मैनेजर देखेगा। एक और इंस्पेक्टर जो है आप पैदा करने के लिए वहां खड़े हुए। इनका जो आपका जो नियम था, आप ये बताइए कि किस परिस्थिति में ये नियम होगा, क्योंकि आप कस्टमर से ये कहते हैं कि नो योर कस्टमर, केवाईसी नॉर्म्स जो है लागू होता है।
एक कस्टमर जो है लिख के दे देता है कि हमारा जो पैसा है वो इलिसिट नहीं है, इलीगल नहीं है, लेकिन इसके बाद आपको इस तरह के कानून की क्या आवश्यकता पड़ी, इसके लिए आपको पार्लियामेंट को बताना चाहिए था। इसके बाद कि जो बेनिफिशियल ऑनर्स होते हैं, हमारे देश में जो सबसे बड़ी समस्या है कि बेनामी प्रॉपर्टी है, जमींदारी प्रथा के नमो नारायण मीणा साहब ज़्यादा बताएंगे क्योंकि राजस्थान में बहुत राजे महाराजे थे, तो किसी के भैंस के नाम से, बकरे के नाम से, घोड़ा के नाम से इस तरह की लोग प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। तो ये जो बेनिफिशियल ऑनर है इसको नहीं आपसे ही पूछ लेते हैं। आपके यहाँ वो इजीराज सिंह जी बैठे हुए हैं ना बगल में, कोटा के राजा, हमको वही सामने दिखाई पड़े, जो सामने दिखाई पड़ता है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो बेनिफिशियल ऑनर को चूज करने का सवाल है, या उनकी प्रॉपर्टी को अटैच करने का सवाल है, या कन्फिस्केट करने का सवाल है, या जिस तरह से ब्लैक मनी के ऊपर आप DTA कर रहे हैं, आप जो फॉरेन बैंक अकाउंट में जो यहाँ के पैसे जमा हैं उनके लिए आप बेनिफिशियल ऑनर की परिभाषा कैसे देंगे? क्योंकि कई एक डिफिनेशन है जो कि आपने इस एक्ट में अमेंडमेंट में जो है बदले हैं। तो इस बेनिफिशियल ऑनरशिप के लिए उसका कैसे आप अटैच करेंगे उसके प्रॉपर्टी को, वो प्रॉपर्टी कैसे वापस आएगी, चीज़ें आएंगी, मुझे इस पूरे बिल में जो है इस तरह की कोई क्लैरिटी जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। जो एक FATF ने एक कहा है कि पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, इसके बारे में बहुत ही स्पेसिफिक है कि पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन जो हैं वो इस तरह की एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा लगे हुए रहते हैं। उसके लिए क्या नियम होगा, उसको किस तरह की पेनल्टी दी जाएगी, हम समाज में किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा और आपका सवाल नहीं है। आप उधर बैठे हुए हैं, कल को कोई दूसरा उस तरफ बैठ जाएगा, लेकिन ये जो कोई दूसरा, मैंने ये नहीं कहा कि मैं बैठ रहा हूं, मैंने आप ही की बात कही। हो सकता है मैंने चिदम्बरम साहब को कहा, कल वो गृह मंत्री थे, आज वो वित्त मंत्री, हो सकता है कल प्रधानमंत्री बन जाए, तो इसीलिए मैंने कहा कि वहां आप बैठे हुए हैं, कल कोई तीसरा आदमी आ जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर जो इतना बड़ा अटैक है और पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन जो है उसके बारे में FATF बहुत ज्यादा गंभीर है। इसके बारे में कानून में आपने क्यों नहीं व्याख्या की, इसके बारे में भी यदि आप पार्लियामेंट को बताएंगे तो क्या होगा। इसके बाद फॉरेन ब्रांचेज की बात आती है। आप देखेंगे कि अभी जितना हंगामा चल रहा है, या इसके पहले भी स्टॉक एक्सचेंज में चाहे केतन पारिक का हंगामा हो, चाहे हर्षद मेहता का हंगामा हो, चाहे अभी जो ब्लैक मनी HSBC जनरेट करने का सवाल है, इसमें फॉरेन जो ब्रांचेज है, इसकी जो शाखाएं हैं, चाहे कंपनी की यहाँ शाखा है जो कि यहाँ बिजनेस करना चाहती है, या जो बैंक्स है जिसके थ्रू जो है ये ट्रांजैक्शन होता है, फॉरेन ब्रांचेज के ऊपर वो बहुत ही ज्यादा अटैक कर रहा है, कह रहा है कि इसको स्ट्रिंजेंट लॉ बनाओ, इसको कंट्रोल करो, नहीं तो ऐसा सिस्टम आएगा कि कोई चीज नहीं बचेगा। तो फॉरेन ब्रांचेज के बारे में वित्त मंत्री जी आपकी क्या सोच है, इसके बारे में आपको बताना चाहिए। इसके बाद जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सेक्रेसी लॉ है वो कहीं हमको रोकता तो नहीं है। हम तो ये नहीं कह रहे जैसे कि आपने कहा कि DTA कर लिया, स्विट्जरलैंड के साथ हमारी ये संधि है, जर्मनी के साथ ये संधि है। अमेरिका जैसा कंट्री जो है ये बता पा रहा है कि ब्लैक मनी कहाँ है, टेररिस्ट मनी कहाँ है, ड्रग्स का मनी कहाँ है, आर्म्स का मनी कहाँ है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मनी कहाँ है। लेकिन हम जो है उसको सीक्रेसी लॉ के अंतर्गत कहते हैं कि नहीं, हमने जो है एग्रीमेंट किया हुआ है। तो उस सीक्रेसी लॉ को आप कैसे खत्म कर पाएंगे, ये जिंक्स को कैसे खत्म कर पाएंगे, ये भी कंट्री को आपको बताने की आवश्यकता है। और जो बॉर्डर से क्रॉस बॉर्डर जो काउंटरफीट करेंसी का जो सबसे बड़ा मामला है, उसमें से हम अपने पैसे को कैसे बचा पाएंगे, क्योंकि जो आ रहा है पैसा बांग्लादेश के माध्यम से आ रहा हो, पाकिस्तान के माध्यम से आ रहा हो, नेपाल के माध्यम से आ रहा हो, उनको हम कैसी सजा दे सकते हैं। सजा जो है, जैसे आपने 5 लाख का जो है कहा कि मिनिमम 5 लाख होगा, मैक्सिमम ये होगा, उसके दायरे में मान लीजिए कि कोई ये हो जाएगा तो प्रत्येक जज जो है यदि उसको 5 लाख कहेगा कि मिनिमम जो गारंटी, मिनिमम सजा यदि 2 साल है, 2 साल से 7 साल तक, तो कई एक कोर्ट ऐसा करते हैं कि जो मिनिमम सजा है उपाध्यक्ष महोदय उसी को कह देते हैं।
तो इसके बारे में भी एक क्लैरिटी के साथ यदि आप बताएंगे इस देश को, तो मुझे लगता है कि हम लोगों के ऊपर उपकार होगा, पार्लियामेंट के ऊपर उपकार होगा। और हमारे जो मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के ब्लैक मनी के ऊपर, हम लगातार 2009 से लड़ते रहे हैं। इस पर वाइट पेपर जारी किया है। आपको पता है कि $500 बिलियन से ऊपर का जो है मनी वहाँ है, आपके पास पैसे नहीं हैं। आप रोज मीटिंग करते हैं प्राइम मिनिस्टर के यहाँ, अभी 3 दिन आपने मीटिंग की, आपने सबों को कह दिया कोई नए प्रोजेक्ट नहीं लेंगे, कोई नए प्रोजेक्ट नहीं लेंगे। बहुत बढ़िया बात, यदि नए प्रोजेक्ट नहीं लीजिएगा तो फिर कल को जब चुनाव में जाइएगा, ये 545 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब जाएंगे और वो कहेंगे कि आपने जो है 2 साल तक कुछ बोल ही नहीं पाए क्योंकि आपने एक आदेश दे दिया। और इस तरह से जो एक्सपोज्ड लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो बाहर का पैसा ले आएंगे। उनका पैसा लाने के लिए आपके पास सुविधा नहीं है, उनका नाम बताने के लिए आपके पास सुविधा नहीं है, किसी न किसी कानून का वो सहारा ले पा रहे हैं, तो इस देश को कैसे चलाएंगे। नरेगा जैसी योजनाएं जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। यदि आपको लगता है कि इस तरह से हम किसी को ठीक कर पाएंगे तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। मेरा ये कहना है कि जिस तरह के स्कैम अभी इस देश में चल रहे हैं, चाहे वो 2G के हों, चाहे वो CWG के हों, चाहे कोयला के हों, क्योंकि कोयला में अभी मैंने पढ़ा है कि वो एनफोर्समेंट एजेंसी जो है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जांच कर रही है, 2G में भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जांच कर रही है। सभी में आप LOR भेज रहे हैं, LOR का कोई फ़ायदा यहाँ दिखाई नहीं देता है। आपने स्टैंडिंग कमेटी के रिकमेंडेशन को ये किया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि चाहे वो टेररिज्म के खिलाफ हो, चाहे काउंटरफीट करेंसी के खिलाफ हो, चाहे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो, इस देश को जो है एक नए और मजबूत कानून की आवश्यकता है। और आप जो कुछ भी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा आपको करने की आवश्यकता है। हरिवंश राय बच्चन कहा करते थे कि अंधेरे में जो है दिया जलाने में क्या नुकसान है, आप अंधेरे में दिया जलाने का काम करें। हमारे जैसे लोग आपको हमेशा मदद करते रहेंगे। यह देश बड़े क्राइसिस में है, आप अपने जिद को छोड़ें। पेंशन है, इंश्योरेंस है, बेनामी ट्रांजैक्शन बिल अभी आप लेकर आएंगे, डायरेक्ट टैक्स कोड है, कॉर्पोरेट बिल है। इस देश को बचाने का प्रयास करें। ऐसा नहीं हो कि सोना जो है अपने को बेचना पड़े, सोना कहीं गिरवी रखना पड़े और ये देश चलाना पड़े। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए, इस तरह के मजबूत कानून पर ध्यान दीजिए, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। श्री संजय निरुपम। उपाध्यक्ष जी,